सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, दैट इज 6th of October to 12th of October. Moving on to the first news, that is cabinet approved 11,440 crore mission for self-sufficiency in pulses. It is chaired by PM मोदी, यानी जो कैबिनेट है उसको किसने चेयर किया था? मोदी जी ने। ये जो स्कीम है ये हमारे बजट में आई थी। कौन से बजट में? 25-26 के जो बजट में अनाउंस हुई थी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इट इज़ अ 6-year स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम 2025-26 टू 2030-31। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमें क्या करना है? हमें आत्मनिर्भर बनना है इन पल्सेस। पल्सेस क्या होती है? दालें। और दालों में भी हम 3 दालों को फोकस कर रहे हैं, दैट इज तूर, उड़द एंड मसूर की दाल। ठीक है, आप इसको TUM से याद रख लेना। तुम, जैसे मम्मी कहती है ना तुम दालें नहीं खाते, तुम दालें नहीं खाते, तो इससे याद रख लेना तुर, उड़द और मसूर की दाल। ठीक है, नाउ जो भी स्कीम हमारे बजट में आती है दैट विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसलिए जो भी स्कीम्स बजट में हैं उनको आपको मिस आउट नहीं करना है। इसके बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं? दैट इज इसका जो प्रोक्यूरमेंट है इसको कौन करेगा? दैट इज NAFED एंड NCCF, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस प्रोक्यूरमेंट को चेक करेगा। ठीक है, मेन एम क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है इन द पल्सेस, यानी कि हम जो भी दालें बना रहे हैं हम उसको इम्पोर्ट ना करके खुद ही बनाएं और खुद कंजप्शन भी करें प्लस एक्सपोर्ट भी करें। दैट्स आवर एम। नाउ हमारा एम क्या है इसमें? टिल 2030-31 देयर इज एम ऑफ 350 लाख टन्स जो है दालों का हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, जो कि पहले कितना होता है? अभी करंट में देखें तो 242 लाख टन्स होता है, जिसको हमें इंक्रीज करके 2030-31 तक 350 लाख टन्स तक ले जाना है। नाउ क्वेश्चन इज कि इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, तो कितने टाइम पीरियड के लिए है और इसका मेन एम क्या है, कौन सी दालों को फोकस किया गया है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, बस यही आपको याद रखना है। Moving on to the next news, Central releases rupees 1.01 lakh crore extra tax devolution to the states ahead of the festival. अब इसका क्या मतलब है कि आपको पता होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दैट इज फाइनेंस कमीशन का, राइट? फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? टू डिवाइड द मनी। देखो स्टेट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास जो फाइनेंसेस के सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, राइट? तो जो हमारा फाइनेंस कमीशन है इसलिए वो डिसाइड करता है कि सेंटर जो है वो अपने रेवेन्यू में से कितना जो अमाउंट है वो स्टेट्स को देगा। ठीक है, और जो आपको पता है फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 280 में आता है, राइट? और इसका काम मैंने आपको बता दिया है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 years। ठीक है, बस ये कुछ मेन बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ग्रांट्स कितने देने हैं, टैक्सेस कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, टैक्सेस का अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्टिकली यानी सेंटर स्टेट को कितना देगा और हॉरिजॉन्टली यानी डिफरेंट स्टेट्स में कितना बटेगा, इस चीज़ का सब कौन देखता है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है, राइट? ये सबको पता है, बेसिक चीज़ है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो मंथली इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट देती है यानी सेंटर देती है स्टेट को, वो है 81,735 करोड़ रुपीस। लेकिन क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं एंड दे नो दे हैव टू स्पेंड मोर, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इस अमाउंट को, इस मंथली इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज कर दिया है। और इस बार जो है वो कितना दे रहे हैं? 101,603 करोड़ रुपीस दे रहे हैं, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? 1,16,003 रुपीज। ठीक है, एडिशनल दे रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसको किया गया? तो यूपी को, देन बिहार, MP, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी को मिला है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ी स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो दे नीड मोर ऑफ द फाइनेंसेस। और आपको ये बताना चाहिए फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इस हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने कितना टैक्स डिवोल्यूशन बोल रखा है? 41%। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना। तो यूपी, बिहार एंड MP, ओके, UBM इस तरीके से याद रख लेना। वैसे तो इजी है, यूपी और बिहार, देन आपको पता है MP उसके बाद सबसे बड़ी स्टेट है, तो इसलिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। 44th जो SCO मीटिंग है वो कहाँ पर होगी? किर्गिस्तान रिपब्लिक में होगी।
जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, फिर भी मुझे लगा शायद स्किप ना होगी हो, इसलिए मैंने इसको दोबारा ले लिया। SCO आप सबको पता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उसकी एक बॉडी है आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं रैट्स। रैट्स का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब जो भी आतंकवाद है और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहा है, जो ऐसी चीज़ें हैं, टेररिज्म है, इन सब चीज़ों को फाइट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया हुआ है? रैट्स बनाया हुआ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रैट्स किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? SCO की, ठीक है। और ये इसका जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था 2002 में, लेकिन ये ऑपरेशनल हुई थी, यानी स्टार्ट कब किया था काम करना? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। अब इसकी जो मीटिंग हुई 44 नंबर की, उसको हेड किया है हमारे डिप्टी NSA दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर TP रविचंद्रन, ठीक है। और इसके जो करंट डायरेक्टर हैं किसके? रैट्स के, वो हैं उलार बेग, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। तो मेन आपको इसमें मीटिंग कहाँ होगी और SCO क्या है वो पता होना चाहिए। रैट्स क्या है ये पूछ सकते हैं। रैट्स किसकी बॉडी है? SCO की बॉडी है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। PM मोदी लॉन्चेस 63,000 यूथ इनिशिएटिव्स अनवीलिंग PM सेतु एट कौशल दीक्षांत समारोह। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो कौशल दीक्षांत समारोह हुआ, वहां पर मोदी जी ने PM सेतु को लॉन्च किया। व्हाट इज PM सेतु? नाउ PM सेतु इज प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है वो भी हम समझते हैं। कहाँ से लॉन्च किया? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया है। ये एक नेशनल स्किल कॉन्वोकेशन चल रही थी, जिसका 4th एडिशन चल रहा था, उसी के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी होती है जिसमें कुछ पोर्शन जो है पैसा गवर्नमेंट देती, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और बाकी का जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, देती है। और अगर सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है तो इसका मतलब 100% पैसा जो है वो कौन देगी? सेंटर देगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 4 अक्टूबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम का एम क्या है? एम है जो भी हमारे ITI हैं, ठीक है, IITs नहीं, जो ITI होते हैं, जहाँ पर आपको बेसिकली ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, स्किल वाले काम सिखाए जाते हैं, उनको मॉडर्नाइज करना है और अपग्रेड करना है थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल। अब ये क्या है ये बता देती हूँ। जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा, मेंटर मेंटी होता है, सुना है? मेंटर मेंटी मीटिंग होती है, अगर आप कॉलेजेस में तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मेंटर कौन होता है? एक पर्सन जो कि आपको कुछ सिखाता है, और मेंटी कौन होता है? सीखने वाला, राइट। कुछ उसी तरीके से एक हब है और एक स्पोक्स मॉडल है, ठीक है। तो जो 200 हब होंगे और 800 स्पोक्स मॉडल होंगे, यानी कि आप ऐसा कर लीजिए कि एक हब जो है, यानी ऐसा कुछ समझिए जिसको पता है इन चीज़ों के बारे में, जिसको स्किल्स हैं, वो हमारे हब है, और जिनको सिखाना है वो स्पोक्स मॉडल है, ठीक है। तो अब एक हब को 4 स्पोक्स, मतलब एक हब को 4 स्पोक्स ITI दिए जाएंगे, उनको सिखाना है, उनको अपग्रेड करना है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ताकि हम क्या कर सके, अपना जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूशन बेटर कर सके, और जो अपने जो भी यूथ है उनको इस तरीके की स्किल्स प्रोवाइड करा सके ताकि वो इन फ्यूचर जॉब्स ऐसे देख सकें जो कि स्किल्स का क्या होगा? यूज होगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यानी कि बेसिकली इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनकी जो टेक्नोलॉजीज है, मशीनरी है, लर्निंग सिस्टम है, उनको हमें क्या करना है? बेटर करना है, अपग्रेड करना है ITIs को, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द RBI ओम्बड्समैन स्कीम। तो RBI ओम्बड्समैन स्कीम का क्या मतलब है? ओम्बड्समैन समझते हैं? अ पर्सन जहाँ पर आप जाकर अपनी क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं, और आपकी कंप्लेन की क्या होगी? सुनवाई की जाएगी, राइट। दैट्स ओम्बड्समैन। तो जो RBI की ओम्बड्समैन स्कीम है उसका यूज करते हुए, उसका सेक्शन 35A का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है? इस ओम्बड्समैन स्कीम के जो दायरा है उसको बढ़ाया है। और पहले क्या होता था? कमर्शियल बैंक्स, RRBs जो है इसका पार्ट होते थे। अब स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी शिकायत है, लाइक एनी ऑफ द प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग,
बैंक की सर्विसेज सही नहीं है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और मान लीजिए आप शिकायत कर रहे हैं और आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। और कौन कौन से इंक्लूडेड हैं हम? कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्टेट कोऑपरेटिव, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव, बैंक्स विद द डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, एनबीएफसीज विद एसेट साइज ऑफ 100 करोड़। ये सारे जो है अब किसका पार्ट है? हमारे ओम्बड्समैन स्कीम का पार्ट है। ओके, सो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि ओम्बड्समैन स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, आपको ये देखकर बताना है। एंड वट एवर यू कैन गेट अबाउट द ओम्बड्समैन स्कीम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। Moving on to the next news, World Bank revised India's financial year 2025-26 growth forecast to 6.5%. Earlier इन्होंने जो ग्रोथ का फोरकास्ट था वो 6.3 दिया था, अब जो है उन्होंने घटा कर कह दिया है कि 6.3 होगा, क्योंकि यूएस से जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर, राइट। तो इस तरीके के प्रेडिक्शंस जो है आप बस रीज़न याद रख सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ थोड़े टाइम बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रेडिक्शंस को चेंज करते हैं। बट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ अगर अपनी कोई दे रहा है फोरकास्ट से रिलेटेड नंबर्स दे रहा है, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन द जुलाई 1944। आपको पता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर दो ट्विंस पैदा हुए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये दो इंस्टीट्यूट्स पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ऑफिशियल जब लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? 46 में, यानी 44 में एग्रीमेंट हो गया था, 46 में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अभी हम बात करते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इसका मेन काम क्या है? दैट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आपको कोई भी वित्तीय या फिर तकनीकी सहायता की जरूरत है, सिंपली आपकी कंट्री में डेवलपमेंट करना है, आपको पैसे की जरूरत है, पॉवर्टी को दूर करना है, तो वर्ल्ड बैंक आपकी हेल्प करेगा। इसके फाउंडिंग मेंबर्स 44 थे, जिसमें कि स्टार्टिंग में जो इंडिया है वो भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, ठीक है। और आईएमएफ में भी सेम ही फाउंडिंग मेंबर्स थे 44। तो आप याद रख सकते हैं, एस्टेब्लिश भी 44 में हुआ, और एस्टेब्लिश जब किया तो मेंबर्स भी, कंट्रीज भी कितनी थी? 44। अभी करंटली कितनी है? 189। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कौन है? अजय बांगा है, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनको 2023 में अपॉइंट किया गया था, राइट। इसके जो 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपकी इनकी फुल फॉर्म, इनका मेन पर्पस और ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे याद रखने हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाम से समझ में आ रहा है आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये हेल्प करते हैं, 1944। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनको अगर डेवलप होना है तो उनकी सहायता करते हैं और सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, 1960। देन आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईएफसी का काम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, दैट इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, उनको लोन वगैरह देना, ठीक है, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम है। देन वी हैव मीगा, विच वाज फॉर्म्ड इन 1988, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, नाम से समझ में आ रहा है, ये आपको गारंटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी आपकी कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क हो जाता है, आपको लगता है आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं जाके मान लीजिए यूएसए में कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि यूएसए में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हो सकता है वहाँ पे कल को कोई पॉलिटिकल रिस्क हो जाए, तो क्या करूँगी मैं? मान लीजिए सरकार गिर गए तो मेरा सारा बिजनेस तो खराब हो जाएगा, तो उसकी गारंटी कौन लेता है? मीगा लेता है। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, नाम से समझ में आ रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाती है आपके बीच में, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है और आपकी गवर्नमेंट के बीच में, तो उनको सुलझाने का काम भी कौन करता है? ICSID करता है, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1966। IBRD और IDA को हम टुगेदर, मतलब इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। ओके, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसकी है।
देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा शेयर जो है किसका है, यूएसए का सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया में आपको बता चुकी हूँ फाउंडिंग मेंबर है, और इनका मोटो क्या है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है सभी देशों में से हमें निकालनी है। नेक्स्ट वी हैव 8th ISA असेंबलीज होस्टेड बाय इंडिया इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली एट भारत मंडपम, ठीक है। इसमें 90 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड ये कई बार न्यूज़ में आ चुका है फॉर द डिफरेंट रीजंस, तो मैंने कई बार इसके स्टैटिक फैक्ट्स भी आपको बताए हुए हैं। बस अब क्या हो रहा है कि जो इनकी असेंबली की एक मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में होस्ट हो रही है। इससे 7th वाली जो थी, इससे पहले वाली थी, वो भी इंडिया ने होस्ट की थी, और अब वाली भी कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। 27 से 30 अक्टूबर तक है, और इनका टारगेट है टू जनरेट 1000 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी थ्रू सोलर पावर, ठीक है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम सबको पता है ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंडिया में भी कहाँ है, गुड़गांव में है, ठीक है। देन वी हैव इट वाज फॉर्म्ड इन 2015 बाय इंडिया एंड फ्रांस, दो हमारी कंट्रीज हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है, ड्यूरिंग COP21। फ्रांस पेरिस प्लस इंडिया, ये दोनों कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, आशीष खन्ना है। कौन सी कंट्रीज आती हैं, वो सारी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच में जो भी सनशाइन कंट्रीज आती हैं, यानी जिनके पास अबंडेंस ऑफ सनलाइट पहुंचती है, उन कंट्रीज को हमने क्या कर रखा है, इसका पार्ट बना रखा है। क्यों बना रखा है, बिकॉज वी वांट कि जो भी सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है वो वेस्ट ना जाए, रादर हम उसको यूज करके उससे क्या करें, एनर्जी जनरेट करें। क्यों करें, इसके दो मेन रीजंस हम सबको पता है, क्योंकि हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कोल वगैरह है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। सब विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स हम इन फ्यूचर में जो है अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे सिर्फ इससे, तो वी वांट कि नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, 1 सन 1 ग्रिड एंड 1 वर्ल्ड। सिग्नेटरी मेंबर्स 120 थे, ये दो बार हो गया। आशीष खन्ना इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट है RBI अपॉइंटेड संजय कुमार हंसदा एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। पहले जो हंसदा जी हैं ये काम करते थे एज अ सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड एट द IMF, ठीक है। फिर इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, RBI को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हमारे जो मेन 4 डिप्टी गवर्नर्स है आपको वही याद रखने होते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो मैंने सोचा बता देती हूँ आपको। T रविशंकर, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन और SC मुर्मू। लास्ट वाली न्यूज़ वाले वीक में मैंने आपको बताया था इनका नाम, ठीक है। किसको रिप्लेस करके आए थे ये आप मुझे बताएंगे। SC मुर्मू किस डिप्टी गवर्नर को रिप्लेस करके आए हैं उसका आप मुझे नाम बताएंगे। देन मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, 21 मेंबर्स है RBI की बोर्ड में, 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, 4 लोकल बोर्ड से आते हैं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 1 गवर्नर और 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, ठीक है। तो बस ये मेन बात है आपको याद रखनी है। बाकी RBI के फैक्ट्स तो बहुत कॉमन है, बता चुकी हूँ कई बार, इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ आज। देन Ministry of Agriculture and Farmer Welfare adds 9 new commodities to ENAM to help farmers and traders, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, या मिनिस्ट्री ने ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया है, 9 न्यू कॉमोडिटीज़ को ऐड किया है टू द ENAM। ENAM क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ENAM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस तरीके से समझ लीजिए कोई सब्जी मंडी है जहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो फार्मर्स हैं वो मिलते हैं, और जो खरीदने वाले हैं उस फसल को वो मिलते हैं, और वो आपस में क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं कि हमें चीज़ कितने में बेचनी है। अब ये क्यों लाई गई होगी, आप नाम से सोचो, ई है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे है। क्या होता था कि पहले जो फार्मर्स थे वो मंडीज में जाते थे एंड दे वोंट गेट द एक्चुअल और द करेक्ट प्राइस, ठीक है। कुछ जो बीच वाले जो इंटरमीडिएरीज होते थे वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे,
एक्सप्लॉयटेशन करते थे फार्मर्स का, तो उसी चीज़ से बचाने के लिए हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बना दी, दैट इज ई-नाम। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 14 अप्रैल 2016, ठीक है। और मिनिस्ट्री आपको पता ही चल गई कौन सी है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि एक ऐसा मार्केट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे सब आकर अपने जो प्रोडक्ट है उसका एक्चुअल प्राइस, उसका गुड प्राइस जो है वो क्या कर सके, ले सके। टैगलाइन क्या है, वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। अब टोटल हमारे पास 247 कॉमोडिटीज हैं जो कि इस पर लिस्टेड है। ये नई जो है 9 ऐड हुई हैं। अब आप कहोगे कि क्या मैम हमें ये सब याद करना है, तो आंसर इज नो। कुछ चीज़ों में न्यूज़ में सिर्फ आपको चीज़ों का नाम पता नहीं, जैसे ई-नाम है, अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता तो आज पता चल गया। सेकेंडली, अब आप कहोगे कि मान लीजिए पेपर में आ जाता है ये ई-नाम से रिलेटेड, तो आप कहोगे कि मैम ये तो नई स्कीम नहीं थी और पेपर में पूछ लिया। तो जो करंट में न्यूज़ स्कीम या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी पोर्टल न्यूज़ में आता है, उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो लॉन्च कभी भी हुआ। अब ये लॉन्च 2016 में हुआ, बट इसके चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी कॉमोडिटीज है लिखी हुई है, ग्रीन टी, अश्वगंधा, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, किन्नौर ऑयल, वर्जिन ऑयल, लेवेंडर, ड्राइड फ्लावर्स एंड ब्रोकन राइस। तो इन सबको ट्रेड करने के लिए भी इस पे डाल दिया गया है। सो दैट्स इट फॉर द टूडेज न्यूज़। सेकेंडली, मैंने लास्ट वीडियो में, जो लास्ट वीक की मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने एक नया चीज़ आपके लिए इंक्लूड की थी, दैट इज MCQs फॉर द प्रैक्टिस, बट आई डिडंट गेट एनी ऑफ द रिस्पॉन्स कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो क्योंकि आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि शायद आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, इसलिए मैंने इस बार इंक्लूड नहीं किया। जब तक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे कि मैम हमें ये चीज़ चाहिए, तब तक मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगी। आई विल कीप ऑन पोस्टिंग दिस न्यूज़ का एक्सप्लेनेशन ओनली, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी मैम चाहिए, उसको भी आप एक्सप्लेन करिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसको इंक्लूड कर दूंगी। अदरवाइज जैसे चल रहा है हम वैसे ही चलने देंगे, ठीक है। बाकी आई होप आपको आज की न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। मोरओवर, और कोई भी आपका सजेशन होता है रिलेटेड टू एनी ऑफ द वीडियोस कि मैम ये पोस्ट कीजिए, बहुत सारे मेरे को सजेशंस आते हैं, बट अगर मैं अभी कोई एक टॉपिक लेकर चल रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आपका एक फ्लो बना हुआ है, तो मैं पहले इकोनोमेट्रिक्स की ही सारी वीडियोस पोस्ट करूँ, ठीक है, देन मैं किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूँगी। आप चाहते हैं कि मैम इस टॉपिक पे बनाए, मान लीजिए कोई स्टैटिस्टिक्स का है या कोई और सब्जेक्ट का है, तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ, राइट, समझ रहे हैं आप। क्योंकि मेरा भी एक फ्लो बना हुआ है, अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं एक जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।